गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बच्चों आज जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान बना। हमारे देश में एक नई प्रथा चालू हुई, लोकतंत्र। और लोकतंत्र के इस महापर्व पर मैं अंजनी तिवारी आप सबको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब बेटा, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में एक चीज कही गई है कि सभी धर्म, सभी संप्रदाय एक समान है, सभी की शिक्षा एक समान है। तो बेटा, इसी मोटो के साथ कि आप सबको हर एक तरीके से तैयार किया जाए कि जिससे कि आप सब हर एक जगह इक्वलिटी को ला सके। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और हर एक चीज में अपने आप को उसी लेवल पे तैयार करेंगे जिस लेवल पे आप सभी के बराबरी कर सकते हैं। तो चलिए, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या बात कर लिया था? राउल्ट के नियम के बारे में बात कर लिया था। तो चलिए, मैंने कहा था कि बेटा जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, यानी जो आज का हमारा वीडियो है, वो किस पर है बेटा? किस पे बेस होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। किस पे बेस होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सब बेटा, सबसे पहले तो आज थोड़ी सी कुछ चीजें चेंजिंग करते हैं, थीम को बदलते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। हाँ, ये कलर अच्छा दिख रहा है। ओके, ये कलर ठीक दिख रहा है। चलिए, अब सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। अब बेटा, जो हमारा जो आज का सेशन है वो किस पे है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसे है बेटा? समझते क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और इसके बारे में कैसे समझेंगे? तो ध्यान देना बेटा कि अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहोगे आप? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहोगे? कि दैट प्रॉपर्टीज which is generally based on number of particles of solute। यानी बेटा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पर बेस होती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल पर, और वो भी किसके नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए? सल्यूट के। यानी ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब बेटा, ये बेसिकली क्या है कि अगर हम इसे बेसिकली समझें तो क्या कहा जा रहा है कि अणुसंख्य यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुणधर्म, यानी जो भी पार्टिकल्स है उनके नंबर पर डिपेंडेंट जो प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिसमें बेटा आपको 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। पहला क्या आपको पढ़ना है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा इसे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इसे आप क्या कहोगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहेंगे बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। जो थर्ड वन हमारा होगा वो क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। और जो हमारा चौथा होगा वो क्या होगा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बेटा, जिसे आप क्या कहोगे, परासरण एवं परासरण दाब। परासरण एवं परासरण दाब। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स आपको समझने हैं। यहां पे ये 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो अब इन 4 प्रॉपर्टीज को जानते हैं और एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर अप करते चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है, जो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बात करें। चलो, तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसे आप क्या कहोगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब यहां पे बेटा आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने हैं, इसके बाद ही आपको बेटा आगे बढ़ना है। तो बेटा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में इसे क्या समझते हैं कि भाई रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये क्या होता है, रेशियो होता है। किसका होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होता है कि भाई जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, ये किसका होगा, वाष्प दाब किसका होगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट का। किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध विलायक। हमें इसका क्या लेना है बेटा, वाष्प दाब लेना है। और जब वाष्प दाब ले लेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है, अवनमन कराना है। क्या कराना है बेटा, अवनमन कराना है, लोअरिंग। अब लोअरिंग के लिए आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है कि भाई लोअरिंग होना है ना, तो लोअरिंग होने के लिए आपको क्या ध्यान में देना है कि भाई अगर हम प्योर सॉल्वेंट के लिए वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं क्या है, पी नॉट ए है। क्या है बेटा, पी नॉट ए। तो जब रिलेटिव लोअरिंग करेंगे तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, तब यहां से अब बेटा इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये बताना भाई कि जब हम पी नॉट ए की बात कर रहे हैं या पी ए की बात कर लें तो क्या होता है कि भाई जो पी नॉट ए है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स, यहां पे क्या एक्स है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये कॉन्सेप्ट आएगा तो बेटा इससे आपको क्या करना है कि जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तब आपको एक कंडीशन दिखाई पड़ेगी, आपको एक कंडीशन समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि जब आप सल्यूट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, सल्यूट के अकॉर्डिंग, तब यहां पे क्या होगा कि जो रेशियो होगा, क्या होगा बेटा, रेशियो ऑफ लोअरिंग
and vapor pressure is equal with mole fraction of solute. अब क्या कहा गया बेटा? कहा यह गया कि जो रेशियो होगा यानी अवनमन एवं जो विलायक है, अवनमन एवं विलायक के वाष्पदाब का अनुपात विलेय के किसके भाई? विलेय के किसके बराबर होगा? मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है। तब अब हमें यहां पे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई बेटा? कि भाई जो हम पी नॉट ए और इस सब की बात कर रहे हैं, तब हमें यहाँ पे बस इसे सिंपली ऐसे लिख देना होगा। क्या लिखना होगा? कि पी नॉट ए माइनस पी ए। अब भाई रेशियो है ना किसके साथ? अब बताना भाई, वो नॉर्मल की कंडीशन के साथ यानी पी नॉट ए के साथ ही है। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स सोल्यूट। किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स सोल्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जब आपको ये कंडीशन समझ में आ गई, क्या आ गया? कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स सोल्यूट। तब आपको क्या करना है बेटा? जैसे ही आपको ये कंडीशन मिल जाए, आपको क्या कर लेना है? कि इस कंडीशन को डिराइव कर लेना है। कैसे? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, यहां पे क्या है बेटा? एक्स सोल्यूट है। अब एक्स सोल्यूट को अगर हम क्या मान लें, क्या बेटा? इसके लिए हम क्या कर लें कि भाई अगर एक्स सोल्यूट को हम लोग ऐसे लिखें भाई, नंबर ऑफ मोल एन, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ऐसे मेंशन कर दें, तब हमें क्या करना होगा? इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें, तब ये क्या बन जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। और जहां एक्स सोल्यूट है बेटा, वहां पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मान लेते हैं क्या कि इफ कैपिटल एन इज वेरी 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 ग्रेटर देन एन, अगर बेटा कैपिटल एन स्मॉल एन से बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या होता है कि फॉर कैपिटल एन स्मॉल एन इज नेग्लिजिबल। अब ये कहा यह जा रहा है कि कैपिटल एन के लिए स्मॉल एन क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। अब बेटा जैसे ही निग्लेजिबल कॉन्सेप्ट आ जाए, तब आपको दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए कि निग्लेजिबल कहां होता है? निग्लेजिबल होता वहां पे है बेटा जब आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी जब आप जोड़ते या घटाते हैं उस समय। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तब वहां पे आपको निग्लेजिबल नहीं करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है? कैपिटल एन में स्मॉल एन ऐड हो रहा है, तो आप निग्लेजिबल कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। अब जब आप ऐसे करेंगे तो बेटा क्या आएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये बचेगा। क्यों? क्योंकि बेटा स्मॉल एन क्या हो गया? हमारे लिए नगण्य हो गया। अब बेटा इफ स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, अगर ऐसा हो जाए बेटा कि जब हम नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो उसका गिवन मास स्मॉल डब्ल्यू है, मोलर मास स्मॉल एम है, और कैपिटल एन के लिए ये क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो जा रहा है? कैपिटल एम। तब आप क्या लिखोगे बेटा? इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम
अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा। अब अगर बेटा आप मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे, आपको पता होगा कि इसका स्मॉल w का कैपिटल M में हो जाएगा और स्मॉल m का कैपिटल W में हो जाएगा। तब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये एक कंडीशन आता है किसके लिए बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, अब जैसे ही आप ये कंडीशन समझ जाएंगे तो बेटा आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये क्लियर रखनी है कि ये किसके लिए होता है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। और बेटा अगर जब इस फॉर्म में ये डिनोट हो रहा हो, तो मैंने आपको राउल्स लॉ में कल की क्लास में बताया था कि ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है किसमें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की कंडीशन में, यानी नॉर्मल कंडीशन नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की कंडीशन में ये क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो सेकंड वन कंडीशन है बेटा, हमने किसके बारे में कहा था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी आपको क्या करना है, किसके बारे में बात करनी है बेटा, क्वथनांक के उन्नयन के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, क्वथनांक में उन्नयन। अब भाई यहां पे सिंपल सी बात को समझते हुए चलिए, आप सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए उन्नयन यानी एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो बढ़ना होता है। क्या होता है, बढ़ना यानी इंक्रीज। ठीक है, अब अगर बेटा इसमें कैसे आप समझेंगे, अगर आप प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाए, डिफरेंस आ जाए, तो इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या कहेंगे बेटा, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसके बारे में बेटा, प्योर सॉल्वेंट। किसके बारे में बेटा, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन is called as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. ठीक है, अब क्या कहा गया बेटा कि जब सिंपल से फॉर्म में हम यहां बात कर ले रहे हैं, शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब क्या कहा गया कि जो क्वथनांक का उन्नयन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये कब कहोगे आप, जब आप शुद्ध विलायक और विलयन के बीच में डिफरेंस करते हो। ठीक है, अब इस कंडीशन को समझने के लिए आपको बेटा एक ग्राफ समझना होगा। ठीक है, अब यहां पे ये किसको इंडिकेट करेगा बेटा, सॉल्यूशन को, विलयन को। ठीक है, और ये किसे इंडिकेट करेगा, सॉल्वेंट को। किसको इंडिकेट करेगा, सॉल्वेंट को। अब एक लाइन यहां से ड्रॉप करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन को यहां से ऐसे नीचे ड्रॉप कराते हैं, इसको ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही आप इस कंडीशन की बात कर रहे हो, तो यहां पे अगर जो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी।
और यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है इसे क्या मान ले, टीबी नॉट। क्या मान ले, टीबी एंड टीबी नॉट। तब क्या हो जाएगा बेटा, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है ना, इतनी दूरी। तो इसे हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, डेल्टा टीबी से। किसे किससे इंडिकेट करेंगे, डेल्टा टीबी। अब ध्यान क्या देना बेटा कि आपने टीबी को किसके लिए इंडिकेट किया है, सॉल्यूशन के लिए। टीबी नॉट किसके लिए इंडिकेट किया आपने, सॉल्वेंट के लिए। और डेल्टा टीबी किसके लिए आपने इंडिकेट कर दिया, इनके बीच के डिफरेंस के लिए। तब आप क्या करेंगे, तब आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब एक बात दिमाग में बैठा के रखना बेटा कि ज्यादा में से हमेशा कम को घटाना है, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। तो ज्यादा में से आपको क्या करना होगा बेटा, कम को घटाना होगा, कम को डिफरेंस कराना होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जैसे ही आप ये बात कर लेंगे तो इसी को आप क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब ये पहली कंडीशन है बेटा। एक कंडीशन और ये कहता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलर कंसंट्रेशन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो ध्यान क्या देना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly depends on molar concentration, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है बेटा किसके, मोलर कंसंट्रेशन के। तब आप इसे ऐसे कह सकते हैं बेटा कि भाई जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना, तो ऐसे डेल्टा टीबी इक्वल टू स्मॉल है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप इसे क्या करेंगे कि जैसे ही ये कंडीशन होगा तो बेटा आपको यहां पे क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाना है और एक कांस्टेंट जोड़ देना है बेटा, क्या, के। अब ये कांस्टेंट किसके लिए है, बी के लिए, यानी बी यानी बॉइलिंग के लिए। तो इसलिए क्या लिखते हैं, के बी। तो यहां से एक कंडीशन हमें मिल गया कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। ये इक्वेशन हमारा क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब ये आप बताओ बेटा, आपने मोलर कंसंट्रेशन निकालना सीखा होगा, आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालना आता होगा, ये मैं मान के चलूं या मैं निकलवाऊं। भाई आपको मैंने मोलरिटी निकलवाना सिखाया था ना, जिसका मतलब क्या है बेटा, मोलरिटी आप कैसे निकालते हो भाई, जो गिवन मास होता है अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और उसके जो गिवन मास है उसके साथ आप जैसे ही करते हो बेटा तो ये आ जाता है ना। तब यहां से अगर इसे हम लिखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल w2 अपॉन स्मॉल m2 इंटू कैपिटल W1 और यहां पे क्या 1000। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। जब आप ऐसे आप लिखोगे तब आप इसे क्या करोगे, m के प्लेस पे पुट कर सकते हो कि नहीं। तब यहां से क्या आ जाएगा कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू यहां से क्या आएगा W2 इंटू 1000 और डाउन साइड क्या आ जाएगा M2 इंटू W1, ये आ जाएगा। अब जब बेटा आपको डेल्टा टीबी निकालना होगा तब आप क्या करोगे भाई, डेल्टा टीबी निकालना होगा तब आप क्या करोगे। ओ थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, एक सेकेंड। यहाँ पे एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा चलो। अब देखो m इक्वल टू, पहले हम प्रॉपर निकालते हैं मोलर कंसंट्रेशन। कैसे निकालेंगे बेटा, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के लिए क्या लिखते हैं, जैसे n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000 लिखते हैं। अब यहाँ कैपिटल W लिखा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है।
तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल w, ये आ जाएगा। अब m के प्लेस पे इसे लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल w, ये आ जाएगा। अब अगर इसी को हम लोग इस तरीके से लिखें, किसके लिए, के बी निकालने लगे, क्या निकालने लगे बेटा, के बी निकालने लगे, तो के बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल w अपॉन ये क्या हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000, ये जरूर ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप ये कंडीशन क्लियर कर लेते हैं तब आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये समझ में आता है कि भाई ये जो कंडीशन है एलिवेशन, क्या इसका कोई और भी लेना देना होता है, भाई एलिवेशन है ना तो बढ़ना हुआ, तो बढ़ने के साथ एक और कंडीशन होती है कि अगर हम इसी तरीके से घटा भी दे, तो घटाने के लिए बेटा आपको एक कंडीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा, नेक्स्ट जो आपको कंडीशन याद रखनी है थर्ड वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसके बारे में बात करनी है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। हिमांक के अवनमन के बारे में, हिमांक का अवनमन, ठीक है। अब हिमांक के अवनमन के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको भी आपको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, बस जैसे आपने अभी उसके लिए किया, बस यहाँ पे आपको इस तरीके से करना होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉप ऐसे करनी है, एक लाइन ड्रॉप ऐसे करनी है। अब आप देखेंगे बेटा जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉप करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा इसे और ऊपर ड्रॉप करा दे, यहां से इसे ये ऐसे। अब जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉप कराएंगे तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है कि ये जो सॉल्वेंट है, सिमिलर प्रोसेस है बेटा, जो सॉल्वेंट है और ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे टी एफ नॉट, और इसके लिए क्या आप लिखेंगे टी एफ, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का ये जो डिफरेंस होगा इसे आप क्या कहेंगे डेल्टा टी एफ कहेंगे। क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ। अब बेटा जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ हो जाएगा। अब आपको ये इक्वेशन फर्स्ट देखो, आप याद करो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसी के बिल्कुल पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। वहां पे आपने क्या कहा किया था कि टीबी बस कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको क्या करना है टीएफ करना है फ्रीजिंग के अकॉर्डिंग। अब वहां पे क्या होता था कि टीबी मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल होता था, यहाँ भी सिमिलर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम, ये इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे ही आप एम की वैल्यू पुट कर देंगे तो एम की वैल्यू देखो, इससे पहले मैंने निकलवाया था ना स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 इस पैटर्न से, तो एम की वैल्यू क्या आ जा रही थी स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ इस वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, यहाँ से क्या आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये आ जाएगा। अब इसी को अगर हम यहां से के बी के एफ निकालें तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा टी एफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल, चलो कैपिटल डब्ल्यू, और नीचे क्या आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक। अब ये जो कंडीशन है सिमिलर है बेटा किसके, फ्रीजिंग पॉइंट के। तो अब मैंने आपको ये सारे कंडीशन आपको समझा दिया। अब बेटा बचा केवल एक ही कंडीशन है, क्या है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो बेटा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे होगा। लेकिन उसके बाद हम बेटा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
MCQs, हर एक कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और आपसे हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी, आप सब हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और बेटा आप सब से एक निवेदन है कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।